क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट सेकंड देख चुके हैं। हम लोग चैप्टर 5th की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे वंशागत का आणविक सिद्धांत, जो कि हमारा चैप्टर 5 है, जिसके हम लोग 3 लेक्चर को देख चुके हैं। आज हम लोग उसके चौथे पार्ट एंड चौथे लेक्चर के बारे में देखेंगे। चौथे लेक्चर में जो पहला लेक्चर हमारा था, उसमें हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेंडलिज्म के बारे में, यानी जो आपके मेंडल थे, उनके जो रूल्स थे, उनकी जो थ्योरी थी, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। जो उन्होंने गार्डन पी पे अपनी डिस्कवरीज़ की थी, अपने जो ला दिए थे, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो मेंडलिज्म हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने कल हम लोगों ने देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके बोर्ड में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट वगैरह में। जो आपके क्रोमोसोमल थ्योरी हैं, उसके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो इस चैप्टर में आपके बायोलॉजी का दिखता है। ये चैप्टर और फिर जो क्लास 11 का जो आपका साइटोलॉजी चैप्टर है, ये बेस होता है बायोलॉजी का। मेंडलिज्म भी आपका बेस होता है। जो आपकी ब्रांच जो आपका बायोलॉजी है, उसकी ब्रांच जो बॉटनी होती है, उसमें जो आपका ये चैप्टर है, वो उसका एक मेन पार्ट हो जाता है। अगर हम मेंडलिज्म नहीं जानते हैं तो बॉटनी पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम लोग मेंडलिज्म को देखिए। मेंडलिज्म के तीनों लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला लॉ हमारा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अच्छे से स्टडी की कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मोनोहैबिट क्लास पे डिपेंड करता है। ये लॉ गार्डन पी पे दिया गया था। इसमें जो जनरेशन और फिर आपका सेकेंड लॉ जो आपका सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो आपका F1 जो जनरेशन, जो आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन प्राप्त हो गई थी, उसका सेल्फ क्रॉस करवा के हम लोगों ने फिर से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन किया। उसका रेशियो आपका था 1:2:1। इसमें जो टाल प्लांट थे, यानी इसमें जो आपका फर्स्ट लॉ था, मैंने वीडियो में सारा बताया हुआ है। जो आपका फर्स्ट लॉ था, उसमें आपका कोई रेशियो नहीं होता है। फिर जो आपका सेकेंड लॉ था, उसमें आपका 1:1 होता है। फिर आपका थर्ड लॉ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये आपका डाई हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है। और जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है, वो आपका मोनो हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता था। तो इसकी स्टडी हम लोगों ने की। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फिर इसका रेशियो देख लेते हैं हम लोग क्या था। तो 9:3:1 जो था, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी मेंडल के थर्ड लॉ का जो रेशियो था, वो ये था। ठीक है। तो ये जो है मेंडलिज्म का थर्ड लॉ, वो डाई हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि मेंडलिज्म का जो थर्ड लॉ है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो मेंडलिज्म का थर्ड लॉ आपके डाई हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है। और जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ है, ये मोनो हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चंस आपके नीट वगैरह में पूछे जाते हैं कि मेंडलिज्म का फर्स्ट और सेकेंड लॉ किस पे डिपेंड करता है। तो वो मोनो हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है, और जो आपका थर्ड लॉ है, वो डाई हैबिट क्रॉस पे डिपेंड करता है। तो ये आप लोगों ने मेंडलिज्म देखा। फिर हम लोगों ने कल देखा था जो आपकी थ्योरी थी, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके हम लोगों ने 4 थ्योरीज को देखा था, एक उसमें बच गई थी। तो आज हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। तो पहला जो था, उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स एंड XY क्रोमोसोम था। ये आपका किस में पाया जाता था। तो ये आपके जो हम लोग हैं, यानी ह्यूमंस हैं, यानी मैमल्स हैं, उनमें पाया जाता था। जैसे आपका ह्यूमंस हो गया, और आपकी जो हाउस फ्लाई हो गई, यानी ड्रोसोफिला हो गई, तो उसमें पाया जाता था। फिर आपका XX और XO टाइप का था, जो कि टिड्डी खटमल में पाया जाता था। फिर आपका
ZW और ZZ टाइप का था, जो कि आपका मॉसेस में, रेप्टाइल्स में, इन सब में पाया जाता था। फिर आपका तीसरा जो था वो और फिर इसमें क्या था, जो आपकी मेल्स थी वो डिपेंड करती थी सेक्स डिटर्मिनेशन में, फीमेल थी वो माइंड करती थी, जो आपका सेक्सुअल कैरेक्टर था वो फीमेल्स के ज़रिए शो होता था। और हम लोगों में क्या है, हम लोग का जो सेक्स डिफाइंड होता है वो हम लोग मेल सेक्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो मेल्स के क्रोमोसोम में होता है, फीमेल्स का क्रोमोसोम जो होता है वो सिमिलर होता है। इनमें जब आप जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है, यानी जो फीमेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होता है वो सेम होता है, ये सेम होता है। तो इसमें जब आपका मियोसिस यानी डिवीज़न जब होता है तब इसमें डिवीज़न होगा, तो इसमें क्योंकि सिमिलर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है तो इसमें चाहे ये क्रोमोसोम ओवा की फॉर्मेशन में हेल्प करे या ये, चाहे ये क्रोमोसोम जाए ओवा की फॉर्मेशन में, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं, चाहे ये जाए फॉर्मेशन जो होगा वो सेम स्पीशीज का होगा। और इसी बीच में अगर आपका जो मेल वाला पार्ट होता है, जो मेल वाला क्रोमोसोम होता है, ये डिप्लॉयड होता है, अभी तो डिप्लॉयड है, फिर उसके बाद में इसमें डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद में ये हैप्लॉइड हो जाएगा XX और XY। तो अब इसमें ये जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है आपके फर्टिलाइजेशन में। तो इसी हिसाब से आपके स्पीशीज यानी आपके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता था। अगर XY पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद में जब XY पार्टिसिपेट करेगा तो आपका मेल स्पीशीज बनेगी, और जब आपका X पार्टिसिपेट किया तो उसमें क्या बनेगी, फीमेल स्पीशीज बनेगी। तो जो आपका मेल और फीमेल है वो डिफ़ाइन किस पे कर रहा है, तो मेल पे डिफ़ाइन कर रहा है। जो आपका मेल और फीमेल कैरेक्टर है वो फीमेल पे डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। जो आपके पिछले ज़माने के लोग थे वो सोचते थे कि जो महिलाएं होती हैं वो बेटियों के जन्म के ऊपर मतलब महिलाओं को दोषी माना जाता था, लेकिन अब साइंस ने प्रूव कर दिया कि महिलाएं जो हैं वो दोषी नहीं हैं, पुरुष जो हैं वो दोषी हैं। लेकिन गर्ल्स बॉय सब सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी मान्यताएं थी पहले, अब भी हैं लेकिन बहुत कम हो चुकी हैं। आप लोग जान लीजिए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कौन करता है, तो वो मेल्स करते हैं, ना कि फीमेल्स। तो ये हो गया। अब कुछ जैसे आपका ZW और X, तो इसमें आपका जो होता है वो फीमेल सेक्स डिटरमाइन करती है, क्योंकि वेरिएशन जो क्रोमोसोम में होता है वो फीमेल्स के क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है, मेल का क्रोमोसोम जो आपका सिमिलर होता है। तो ये हम लोगों ने जो आज तक का हमारा इस चैप्टर का लेक्चर था उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग को क्या देखना है, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे द्विगुणित आगुणित की क्रियाविधि। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्रियाविधि पाई जाती है, यानी ये जो मैकेनिज्म पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो ये मैकेनिज्म जो आपकी चींटियाँ होती हैं उनमें पाया जाता है, तथा आपकी जो मक्खी होती है, यानी जो आपकी हनी भी होती है, यानी जो शहद वाली मक्खी होती है, उसमें आपके ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्योंकि उन मक्खियों में कई सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, उनमें सारी मक्खियाँ जो होती हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफ़ाइन नहीं करती हैं। उनमें मक्खियों में भी कई सारी प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं, जैसे नर मक्खी हो गई, आपकी नर हो गई, रानी हो गई, ड्रोन हो गए। तो उसमें कई सारे टाइप की पाए जाते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में वेरिएशन होता है। जो आपकी रानी मक्खी होती है ये डिप्लॉयड होती है, और जो आपकी ड्रोन और जो आपकी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी था। कल भी हम लोगों ने कल बता देते, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाता, समझ में भी नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा टफ़ है, तो इसीलिए मैंने इसको आज रखा है। तो आज हम लोग, क्योंकि ये किस में पाया जाता है ये ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपकी एंड्स होती हैं उसमें पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, तो आपकी जो हनी भी होती है, यानी शहद की मक्खी होती है, जिसको हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं, उसमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये कैरेक्टर्स किस में पाए जाते हैं, तो जो आपकी हनी भी होती है, चींटी होते और जो आपकी एंड्स होती हैं उसमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो जो आपकी, जैसे आपकी रानी मक्खी हुई, ठीक है, रानी मक्खी, जो आपकी रानी मक्खी हुई वो क्या होती है, वो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी जो जो आपकी
क्वीन बी हुई यानी क्वीन हनी बी हुई, उसमें जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जो आपकी फिर इसमें जब डिप्लॉयड होगा फिर उसके बाद में डिवीज़न होगा, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो जैसे मान ले इसमें 2n था जो कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, फिर उसमें डिवीज़न होगा, फिर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब इसका क्योंकि इसमें जो टाइप ऑफ मधुमक्खी हैं वो 3 टाइप की होती हैं, रानी होती है, ड्रोन होती है और आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। तो जो आपका अगर इसका जो फ्यूजन हो गया वो ड्रोन के साथ हो गया तो ड्रोन आपका हैप्लॉयड होता है, श्रमिक भी आपके हैप्लॉयड होते हैं। ये जो ड्रोन होता है ये आपके किस में हेल्प करता है, तो केवल और केवल रानी मक्खी को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, ये कोई वर्क और नहीं करता। जो आपकी अदर यानी जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो आपका शहद इकट्ठा करने में, आपके छत्ते की रक्षा करने में और मतलब सारे कामों में वही हेल्प करती हैं। रानी मक्खी की देखभाल करने में जो एक छत्ता होता है यानी एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें रानी मक्खी की जो संख्या होती है वो एक ही होती है, 1 से 2 हो सकती है, लेकिन जो आपकी जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जो ड्रोन होते हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक ड्रोन आपकी मक्खी को एक बार फर्टिलाइज़ करता है, उसके बाद में इसके जो लार होती वो मतलब ख़त्म हो जाती है, मर जाता है एक बार फर्टिलाइज़ करने के बाद। तो फिर इसमें जो आपका क्योंकि ड्रोन में कोई डिवीज़न होना नहीं है, इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सिमिलर ही हैं, n ही है। फिर उसके बाद में ये n फ्यूज करेगा, उसके बाद में क्या होगा जो आपकी क्या होता है इसमें भी एक कैरेक्टर होता है कि कभी कभी जो होता है अनिषेच जनन होता है, ठीक है। अब इसमें ड्रोन तो हो गया आपका, अब हम लोग देखेंगे कि जो आपकी श्रमिक मक्खी हो गई उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसका फॉर्मेशन ये जो रानी मक्खी होती है इससे डायरेक्टली भी मक्खियों का फॉर्मेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें डायरेक्टली भी इससे मक्खियों का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसको अनिषेच जनन का एग्जाम्पल भी माना जाता है। जो आपकी मधुमक्खी होती है उसे अनिषेच जनन का एग्जाम्पल माना, ये अपने लार्वे को अपने छत्ते में रख देती है, उसके बाद में वो कुछ टाइम बाद आपका नई मधुमक्खी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो जो आपकी क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हैप्लॉयड ही होंगे, वो डायरेक्टली रानी मक्खी से बना है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना ड्रोन के पार्टिसिपेट किए वो बना होता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना होता है। तो उसमें अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना तो उसमें फॉर्मेशन आपके ड्रोन का हो सकता है और कि जो आपकी और किसका हो सकता है, तो आपके ड्रोन का फॉर्मेशन हो सकता है और जो आपकी श्रमिक मक्खियां हैं उनका फॉर्मेशन हो सकता है। आपकी रानी बी का फॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता। जब फिर होगा कैसे, अगर इसका नंबर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपका अलग तो हो ही जाएगा, हैप्लॉयड तो हो ही जाएगा। अब जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा यानी ड्रोन का जो क्रोमोसोम नंबर यानी जो n क्रोमोसोम नंबर ऑफ ड्रोन का है वो जब इससे फ्यूज करेगा तो उसके बाद में 2n का फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ क्वीन पी यानी रानी मक्खी का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ड्रोन मक्खी से इसका फ्यूजन होगा तब। तो रानी मक्खी का जन्म यानी उसका बर्थ कैसे होगा, तो जब वो ड्रोन से फ्यूज करेगी है ना, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके फलस्वरूप जो स्पीशीज प्राप्त होगी उसमें आपके किसका फॉर्मेशन होगा, तो आपकी रानी पी का यानी जो आपकी रानी मक्खी है उसका फॉर्मेशन होगा। तो हम लोगों ने देखा कि रानी मक्खी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसीलिए इसको द्विगुणित आगुणित यानी जो आपका ये हो गया ये आपके द्विगुणित का एग्जाम्पल हो गया, ये आपके द्विगुणित का एग्जाम्पल हो गया। इतना जब आपका रानी मक्खी जो आपके हैप्लॉयड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिवीजन हुआ, हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने, उसके बाद में ड्रोन से फ्यूज हुआ, उसके बाद में रानी बी का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज अ द्विगुणित, ठीक है। ये क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ 2 है तो इसीलिए इसको द्विगुणित यानी डिप्लॉयड बोलते हैं। आगुणित यानी इसमें डिवीजन नहीं हुआ तो जिस स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ वो आपकी श्रमिक मक्खी या ड्रोन का फॉर्मेशन होगा जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द्विगुणित आगुणित क्रिया विधि जो कि पाई जाती है मधुमक्खियों में और चींटियों में। तो इसीलिए इसको विदाउट फर्टिलाइजेशन इसका फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें
फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसको विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं अनिषेचन। ठीक है, अनिषेच जनन बोलते हैं और इसको निषेच जनन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको निषेच जनन बोलते हैं, इसको अनिषेच जनन बोलते हैं। तो निषेच जनन में किसका फॉर्मेशन होगा, रानी मक्खी का फॉर्मेशन होगा। अनिषेच जनन में आपकी श्रमिक मक्खी तथा ड्रोन का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका जो एग्जाम्पल था वो ड्रोन यानी द्विअगुणित यानी मोनो तथा डाई हैबिट क्रॉस की क्रियाविधि आपकी समाप्त हो गई। तो अब हम लोग इस चैप्टर में, क्योंकि वो सेक्सुअल वाली जो बीमारियां होती हैं जो कि आपकी फिजिकल क्रोमोसोम के वेरिएशन से होती हैं, उनकी स्टडी हम लोग को करना होगा। जो आपकी मानव में जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, उनकी भी स्टडी हम लोग को इसी चैप्टर में करनी है। तो जो हम जेनेटिक डिजीज जिसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिजीज़ बोलते हैं, यानी अनुवांशिक बीमारियां होती हैं। तो अनुवांशिक बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। क्योंकि जो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं उनमें क्या होता है कि एक बीमारी नहीं होती है, उसमें क्रोमोसोम में वेरिएशन हो जाता है, यानी कभी क्रोमोसोम में कमी हो जाएगी, कभी क्रोमोसोम की अधिकता हो जाएगी। यानी जैसे हम लोग में कितने क्रोमोसोम है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसमें एक बढ़ जाएगा तो 47 हो जाएगा, या एक कम हो जाएगा तो आपका 45 हो जाएगा। तो ये जो क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन होता है यानी नंबर में कमी होती है या बढ़ोतरी होती है, उससे आपकी भयंकर बीमारियां का जन्म होता है। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे आपकी 21वें पेयर में आपके क्रोमोसोम नंबर में कमी हुई या 22वें पेयर में कमी हुई, तो उस हिसाब से जो आपकी अलग अलग टाइप की बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के टाइप को तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। तो 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, आटो और एलोसोम। तो जो आपका एलोसोम होता है वो आपका सेक्स डिटरमाइन करता है, और जो आपका आटोसोम होता है वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करता। तो हम लोग जानेंगे कि आटोसोम एलोसोम क्या होते हैं, तो सेक्स डिटरमाइन किसे करते हैं, सेक्स डिटरमाइन कौन नहीं करता है। तो जब गुणसूत्रों में कमी आ जाती है, यानी जब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसको लघु गुणसूत्रता बोलते हैं। ठीक है, और जब गुणसूत्रों में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एकाग्र गुणसूत्रता। यानी गुणसूत्रता में जब बढ़ोतरी होगी तो एकाग्र गुणसूत्रता तथा कमी होगी तो उसे लघु गुणसूत्रता हम लोग बोलेंगे। फिर इसके बाद में अब कौन से नंबर के क्रोमोसोम में कौन सी घटने या बढ़ने से कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन जो क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशन से जो बीमारियाँ होती हैं उनको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उनको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो सिंड्रोम वर्ड होता है ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है, एक डिजीज़ नहीं होती। जैसे आपका टाइफाइड हुआ तो दिस इज एक बीमारी है, टाइफाइड एक बीमारी है, एक दवा से ठीक हो जाएगी। जैसे आपका मलेरिया हो तो एक बीमारी है, टीबी हुआ एक बीमारी है। इसमें जो होता है वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं, यानी ये नहीं आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसको मलेरिया है, टीबी है, कुछ भी है, तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं, है ना। जो जैसे कहीं भी वर्ड आया सिंड्रोम तो इसका मतलब होता है बीमारियों का ढेर, यानी ग्रुप ऑफ डिजीज़। उस व्यक्ति में एक बीमारियां नहीं होंगी, लक्षण तो होंगे अलग अलग, पर उसमें बीमारियों का जो नंबर होगा वो ज़्यादा होगा। तो हम लोग सिंड्रोम की बात कर रहे थे। तो सिंड्रोम में हम लोगों ने देखा था जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती हैं उनको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। फिर टाइप ऑफ सिंड्रोम जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है वो 5 टाइप के जो आपके सिंड्रोम पाए जाते हैं। तो उसमें से पहला सिंड्रोम जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है ये जो आपकी क्रोमोसोम में बढ़ोतरी के कारण होता है। तो हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, डाउन सिंड्रोम की।
इसमें जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है उसका जो आपका 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें आपकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी उसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की बढ़ोतरी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, तो गडम डाउन ने की थी जो आपके डाउन सिंड्रोम की खोज। तो इन्हीं के नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने हो जाते हैं, तो 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसको हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होती है। याद रखिएगा कि ट्राइसोमी क्या होती है, तो 3n यानी ऐड कितना होना चाहिए था, एक पेयर में कितना होता है, तो 1 पेयर इन कितने होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं यानी 2n होते हैं। तो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, यानी n प्लस होते हैं यानी 2n होना चाहिए। तो इसमें n प्लस n यानी 3 नंबर क्रोमोसोम एक और ज़्यादा हो जाता है तो 3n हो जाता है। तो इसलिए इसको इस टर्म को हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं। तो इसमें ट्राइसोमी होती है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। फिर इसका इफेक्ट क्या होता है, जो आपकी नेक होती है वो ब्रॉड हो जाती है, नेक आपकी बड़ी हो जाती है। और जो आपका ब्रेन होता है यानी जो आपकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो लेस डेवलप होती है, आपकी सोचने की क्षमता कम होगी। आप पागल तो नहीं होंगे पर आप लेस आपका ब्रेन जो होगा वो लेस डेवलप होगा। फेस जो होता है वो फेस में आपके प्रोटूबरेंस होगा, फेस जो आपका होगा वो भरा हुआ होगा, गंदा होगा फेस, ठीक है। तो ये आपके जो सिम्टम्स होंगे, इफेक्ट होगा वो डाउन सिंड्रोम का होगा। तो इसमें जो 22 नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसके कारण ये होता है। फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। ये जो होता है एडवर्ड, ठीक है, डाउन से कैसे आप याद रखेंगे कि कौन से नंबर के क्रोमोसोम में कमी के कारण ये होता है। तो एडवर्ड, एड से 18 को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो 18 बोलते हैं। तो एड से आपका आ जाएगा 18, ठीक है, 18 यानी 38 जो आपका 18, ठीक है। तो एडवर्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं, एड यानी 18। तो 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। याद रखने की ट्रिक क्या है, एड यानी 18, एड से 18 आ रहा है तो 18 यानी 18वें क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने के कारण इसमें एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो एडवर्ड सिंड्रोम में हेड जो होता है वो लार्ज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब एक गोल नहीं होगा, वो हेड कुछ बड़ा ही होगा। जो इसमें होती है वो नेक आपकी छोटी हो जाएगी, जो आपका थंब होगा यानी अंगूठा जो होगा वो भी छोटा हो जाएगा, नोज़ जो होगी वो आपकी चोंच लाइक हो जाएगी, और जो आपके कान होंगे वो बड़े बड़े होंगे तथा नीचे की तरफ लटके हुए होंगे। ये जो होता है आपका एडवर्ड सिंड्रोम का सिम्टम हो गया कि आप देख के पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को एडवर्ड सिंड्रोम है। तो हेड जो होगा वो आपका ब्रॉड होगा, नेक जो होगी आपकी छोटी होगी, और जो आपका थंब होगा वो भी छोटा होगा, नोज जो होगी वो आपकी चोंच लाइक होगी, तथा जो आपकी कान होंगे वो बड़े होंगे काफ़ी ज़्यादा, और लटके हुए होंगे, नीचे की तरफ लटके हुए होंगे। तो आप डाउन सिंड्रोम देख लिए, एडवर्ड सिंड्रोम देख लिए। एडवर्ड सिंड्रोम कैसे याद रखेंगे, जैसे ट्रिक ऑफ 8 से होगा 18, तो 18 ये आप याद कर सकते हैं। फिर पटाउ सिंड्रोम में आपका बर्थ ही नहीं होगा, तो ये चाइल्ड ओवरी में ही मर जाता है, इसका बर्थ नहीं होता है। ये जो होता है वो आपकी 18 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें जो अब बर्थ ही नहीं होगा तो इसमें इफेक्ट क्या होगा, तो फिर उसके बाद में जो कैल्फिक्स क्रोमोस सिंड्रोम होता है, ये जो होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है। इसमें जो आपके मेल होते हैं उनमें फीमेल के कैरेक्टर आ जाते हैं, तथा जो फीमेल होंगे उसमें मेल के कैरेक्टर आ जाएंगे। इसमें ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन इन्हीं के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो कि आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है, उसमें जो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो एक्स होगा या एक्स या वाई होगा। तो इसमें एक्स वाई ना होके एक्स वाई होता है, तो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, इसमें ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोगों ने 4 जो बीमारियां होती हैं जो कि सिंड्रोम होते हैं, किसके माध्यम से होते हैं, आपके जो एलोस यानी जो आपके गुणसूत्रों में कमी या बढ़ोतरी के कारण आपकी ये 4 बीमारियां होती हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए
कि कौन सी बीमारियां कैसी होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम हम लोगों ने देखा जो कि क्वेसेपेयर के क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होने के कारण होती है। फिर एडवर्ड सिंड्रोम हमने देखा जो कि 18वें पेयर में ट्राइसोमी होने के कारण होती है। फिर इसका इफेक्ट देख लेते हैं। फिर पटाउ सिंड्रोम, इसमें बर्थ ही नहीं होता। फिर आपका कैलफिर सिंड्रोम, इसमें जो होते हैं वो 23वें पेयर में बढ़ोतरी होने के कारण होती है। इसमें जो आपके मेल्स होते हैं वो फीमेल लाइक दिखते हैं, यानी इससे क्या होता है आपकी ट्रांसजेंडर का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी बड़े होते हैं, देखने में वो काफ़ी भयंकर होते हैं, जिनमें क्लाइनफिश सिंड्रोम होता है। तो ये हो गया एक सिंड्रोम। इसमें अभी बच जाता है आपका टर्नर सिंड्रोम। तो हम लोग टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे। जो आपका बचा हुआ सिंड्रोम है, दिस इज नॉन एज टर्नर सिंड्रोम। ये जो होता है ये आपका एक अलग टाइप का एग्जाम्पल हो जाता है जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। ये जो होता है वो जो आपका 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम की कमी होने के कारण होता है। जब XY होगा या मतलब जुड़ेगा तो या XX जुड़ेगा या XY जुड़ेगा, XX जुड़ता है या XY जुड़ता, तो इसमें या XX या XY ना जुड़ के एक ही जुड़ेगा, या तो X जुड़ेगा या तो Y जुड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं, तो 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम जो उसके क्रोमोसोम होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है आपके जो सेक्सुअल कैरेक्टर वाले जननांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, उनमें कमी हो जाती है। कद जो होता है आपका छोटा हो जाता है और आकार से इतना हो जाती है कुछ कि आपके हाथ पैर भी नहीं काम कर सकते हैं। गंजापन होता है, अल्प विकसित होते हैं। इसमें जो आपका मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर कोई भी नहीं पाया जाता। तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम तथा कैलफिर सिंड्रोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हमारी जो सेक्सुअल डिसीजेस हो गई वो भी ख़त्म हो गई। ये चैप्टर इसी के साथ आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई टॉपिक बचता है तो उसे हम लोग कल पढ़ लेंगे। बाकी इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज डिजीज़ेस के बारे में देखा जो कि 5 डिजीज़ आपके सिलेबस में दी गई हैं, जो कि सिंड्रोम के माध्यम से इसको डिफाइन करते हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी के साथ समाप्त करते हैं। कल हम लोग नए लेक्चर में अगर कोई नया चैप्टर होगा तो उसके साथ में, नहीं तो आपका क्लास 11 का जो बैच चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक ही चैप्टर की स्टडी की थी, तो उसकी स्टडी हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।